Good morning, students. Today we will continue our chapter Social Justice with the theory of John Rawls. So, what we have seen in our previous video, we have discussed three principles of social justice. The first was equal treatment for equals. The second was proportionate justice, and third was recognition of special needs. And we have also seen there should be just distribution of resources in the society. Today we will discuss John Rawls' theory of justice. If people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organizations of society allot them a privileged position. रॉल्स कहते हैं कि अगर हम लोगों से ये पूछा जाए कि हम लोग किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली हम में से सभी एक ऐसी सोसाइटी को ही पसंद करेगा जिसके कि रूल्स और रेगुलेशन और जो सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें प्रिविलेज पोजीशन में रखता हो. हम ऐसी सोसाइटी को चुनेंगे जिस सोसाइटी में हम कंफर्टेबल हों और हम प्रिविलेज कंडीशन में हों. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है, हम किसी से ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अलग कर दें, पर्सनल इंटरेस्ट को हटा दें और केवल सोसाइटी के अच्छे की बात सोचे, सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात सोचे. स्पेशली इफ़ दे बिलीव दैट द डिसीजन इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द काइंड ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी देयर चिल्ड्रन विल हैव इन द फ्यूचर. और स्पेशली उस वक्त कि जब हमें अगर ये लगता हो कि हमारा डिसीज़न हमारी आने वाली जनरेशन की लाइफ को अफेक्ट करेगा या फ्यूचर में हमारे जनरेशन को, हमारे आने वाली जनरेशन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो उनका जो लाइफ होने वाला है, उसको हमारा डिसीज़न इफ़ेक्ट करेगा अगर, तो हम कभी भी इस तरह का कोई डिसीज़न नहीं लेंगे जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो. एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ एंड सपोर्ट what is the best of their children. और हम अक्सर अपने पेरेंट्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचें, बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी भलाई के बारे में सोचें. बट सच पर्सपेक्टिव कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर अ सोसाइटी. लेकिन अगर इस तरह का पर्सपेक्टिव है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मतलब ये पूरे सोसाइटी के जस्टिस का आधार नहीं बन सकता. सो हाउ डू वी रीच अ डिसीज़न दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट. तो हम एक ऐसे डिसीज़न पर कैसे पहुँचें जो कि सबके लिए फेयर एंड जस्ट हो. तो जॉन रॉल्स ने इसका आंसर देने की कोशिश की है एंड ही आर्ग्यूज़ दैट द ओनली वे we can arrive at a fair and just rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society. जॉन रॉल्स ये आर्ग्यू करते हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी के लिए फेयर एंड जस्ट रूल अचीव करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जिसमें हमें ये डिसीज़न लेना है कि हमारी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, जबकि हम ये नहीं जानते कि उस सोसाइटी में हम कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाले हैं. मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करें
जिस सोसाइटी में हमें ये तो नहीं पता है कि हम कौन सी सिचुएशन ऑक्यूपाई करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर डिसीज़न हमें लेना हो। दैट इज़ वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन। मतलब हम एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करें जिसमें हम ये नहीं जानते कि हम किस तरह की फैमिली में हमें जन्म लेना है। वेदर वी वुड बी बॉर्न इनटू एन अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली। हम किसी अपर कास्ट फैमिली में जन्म लेंगे या फिर किसी लोअर कास्ट फैमिली में जन्म लेंगे। अगर हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसमें हम ये नहीं जानते, मीन्स कि इस तरह की कोई सिचुएशन अगर ना हो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली, और हमें ये नहीं पता हो कि हम फ्यूचर में किस तरह की फैमिली में जन्म लेने वाले हैं, किसी रिच फैमिली में जाने वाले हैं या फिर पुअर में, वो जिस फैमिली में हम जन्म लेने वाले हैं वो प्रिविलेज होगी या डिसएडवांटेज होगी। तो रॉल्स आर्ग्यू करते हैं, रॉल्स का ये कहना है कि दैट इफ़ वी डू नॉट नो who will be and what option would be available to us in the future society, we would be likely to support a decision about the rules and organization of the future society which would be fair for all the members। तो इसमें रॉल्स जो हैं वो उनका ये कहना है कि अगर हम ये नहीं जानते कि हम किस तरह की फैमिली में जन्म लेने वाले हैं या हमारा फ्यूचर किस तरह का होने वाला है, तो इस सेंस में हम लोगों को अगर ये नहीं पता है, अगर हमें ये नहीं पता है कि सोसाइटी में हमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होना है हमारी फ्यूचर सोसाइटी में, तो शायद हम उस डिसीज़न को सपोर्ट करेंगे, उस रूल और उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे फ्यूचर सोसाइटी के, जो कि सबके लिए जस्ट हो, सबके लिए फेयर हो और सोसाइटी के हर मेंबर के लिए सही हो। Rawls describe this as thinking under a veil of ignorance। और इस रॉल ने अपनी इस थ्योरी को वेल ऑफ इग्नोरेंस का नाम दिया गया। और रॉल्स डिस्क्राइब करते हैं एक veil of ignorance को। He expects that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in the society, each person would decide in the way they generally do। रॉल्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की कंप्लीट इग्नोरेंस की सिचुएशन में, जिसमें कि सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या होगा, पॉसिबल पोजीशन क्या होगी, हमारा स्टेटस क्या होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हर व्यक्ति उसी तरह से डिसाइड करेगा जैसे वो इन जनरल वे में करता है। दैट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब वो अपने इंटरेस्ट में, जैसा इन जनरल जैसे एक आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए बात करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो किस फैमिली में जाने वाला है, सोसाइटी में उसकी पोजीशन क्या होने वाली है, और ऐसे में अगर उसको डिसीज़न लेना पड़े तो वो एक जनरल तरीके से डिसीज़न लेगा, मतलब वो अपने इंटरेस्ट में ही डिसीज़न लेगा। बट सिंस नो वन नोज़ हु ही वुड बी, लेकिन अगर जबकि अगर कोई ये नहीं जानता कि वो क्या बनने वाला है, वो कौन होगा आगे चलकर, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बेनिफिट हिम, और क्या चीज़ उसको आगे जाकर हेल्प करने वाली है, उसको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ईच विल envisages the future society from the point of view of the worst of। चूँकि कोई नहीं जानता कि वो कौन होगा और उसके लिए क्या यूज़फुल होगा, क्या लाभ, बेनिफिट क्या उसका क्या होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर ही समाज की कल्पना करेगा। It will be clear to a person
who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain special opportunities, but what if they have the misfortune of being born in a disadvantaged section of society when few opportunities would be available to them? और ऐसे में वो लोग जो खुद के लिए सोच विचार कर सकते हैं, उनके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो जिनको जन्म से प्रिविलेज्ड हैं, जिनको जन्म से ही सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वे लोग कुछ ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ उनको कुछ ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन अगर दुर्भाग्य से उनका जन्म उन लोगों में हो जाता है जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, और अगर उनको वहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तब क्या होगा? और इसलिए फॉर ईच पर्सन acting in his or her own interest to try to think of rules of organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker section. तो ऐसे में अपने हित के बारे में सोचने वाले हर व्यक्ति के लिए ये सही होगा, ये उचित होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे रूल्स के बारे में सोचें जो कि अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हों। और उनके इस एफ़र्ट से हमें दिखेगा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर और शेल्टर जैसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों को अवेलेबल हों, चाहे वो अपर क्लास के हों या फिर ना हों। It is of course not easy to erase our identity and to imagine oneself under a veil of ignorance. ठीक है, इसमें रॉल्स ये भी कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना और एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करना जिसमें कि हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, इग्नोरेंस के सिचुएशन को इमेजिन करना ये अपने आप में कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, बट देन इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड शेयर देयर गुड फॉर्चून विथ स्ट्रेंजर्स। लेकिन ये भी उतना ही इक्वली डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करते हैं या अपने गुड फॉर्च्यून को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करते हैं। इसमें रॉल्स ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए उस सिचुएशन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि जिसमें हम अपनी पहचान को भुला दें और हम एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करें कि जिसमें हमें फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसमें हम बिल्कुल इग्नोरेंस की सिचुएशन में हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ़ है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं तो तब ये सिचुएशन टफ़ उन लोगों के लिए भी उतनी ही है जो कि अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएं और अपने फॉर्च्यून को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करने को तैयार हो जाएं। मतलब दोनों ही सिचुएशन जो है, ना तो हम दूसरे के अपने गुड फ्यूचर को दूसरे के संग शेयर करने को तैयार हैं और न ही हम उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें कि हम बिल्कुल इग्नोरेंस की स्थिति में हैं। दैट इज़ वाई वी हैबिचुअली एसोसिएट सेल्फ सेक्रीफाइस विथ हेरोइज्म। और इसलिए जो सेल्फ सेक्रीफाइस की जो पोजीशन है जिसमें कोई अपने इंटरेस्ट को छोड़कर दूसरों के इंटरेस्ट की बात करता है, तो उसको हम हीरोइज्म के साथ, ठीक है, एसोसिएट करते हैं। गिवन दीज ह्यूमन फीलिंग एंड लिमिटेशंस, इट इज़ बेटर फॉर अस टू थिंक ऑफ अ फ्रेमवर्क दैट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस। तो ऐसे में हम हीरोइज्म की बात न करके और जो ह्यूमन फीलिंग्स, जो कमियां हैं, जो
ह्यूमंस में जो भी दुर्बलताएं हैं और जो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सही होगा कि हम उस फ्रेमवर्क के अंदर सोचें जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द मेरिट ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस पोजिशन इज़ दैट इट एक्सपेक्ट्स पीपल टू जस्ट बी देयर यूजुअल रैशनल सेल्व्स। ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो सिचुएशन है ये केवल लोगों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने रैशनल सेल्स में रहे, मतलब जो एक उनका जो उचित या यूँ कहें कि विवेकशील इंसान हम बने रहें। दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर दमसेल्व्स एंड चूज़ व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने बारे में सोचें और वो ये चूज़ करें कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए क्या चाहते हैं। द पर्टिनेंट थिंग्स हाउएवर इज़ दैट when they choose under the veil of ignorance they will find that it is in their interest to think from the position of the worst off। हालांकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो अपने वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहकर अपने लिए कोई चीज़ चुनते हैं तो वो पाएंगे कि सबसे बुरी कंडीशन में ही सोचना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर उनको अपने इंटरेस्ट के लिए सोचना है तो उसके लिए वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हुए वो अपने आप को सबसे वर्स्ट कंडीशन में रहकर जब सोचेंगे तो वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। वेयरिंग द इमेजिन्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप in arriving at a system of fair laws and policies. It will be evident that rational persons will not only see things from the perspective of the worst off, they will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole. Rawls का कहना है कि ये वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये जो इमेजिनरी वेल ऑफ इग्नोरेंस को इस तरह से ओढ़ कर रखना, ये फेयर लॉज एंड पॉलिसीज़ वाले सिस्टम को अचीव करने का पहला स्टेप है, क्योंकि इससे ये साफ हो जाएगा कि जो विवेकशील लोग हैं, जो रैशनल पर्सन्स हैं, वो चीज़ों को अगर वर्स्ट ऑफ पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो they will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole। तो फिर अगर वो चीज़ों को सबसे वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट से नज़र से देखते हैं तो फिर वो ज़रूर ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। सिंस नो वन नोज़ what position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them in case they happen to be born among the worst off। और क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कैसी सोसाइटी में, कैसी फ्यूचर सोसाइटी को ऑक्यूपाई करने वाले हैं, तो ऐसे में हर कोई चाहेगा कि जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हों वो इस प्रकार के हों जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। मतलब ऐसे सिचुएशन में हर व्यक्ति वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहेगा कि अगर वो कभी वर्स्ट कंडीशन में अगर हो या किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो जिसमें कि उसकी स्थिति वर्स्ट होने वाली है, तो वो ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को चाहेगा जिसमें कि उसके इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। बट इट वुड मेक सेंस इफ दे ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट their chosen policy does not also make those
हु आर बेटर ऑफ वीकर, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कभी नहीं चाहेगा कि वो उसके बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ऐसे हों कि उसमें जो लोग बेटर पोजीशन में हैं उनकी सिचुएशन ख़राब हो जाए। मतलब वो ये तो चाहेगा कि जो ख़राब कंडीशन में हैं वो अच्छी कंडीशन में आ जाएं, लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति है वो ये नहीं चाहेगा कि जो अच्छी कंडीशन में है वो ख़राब कंडीशन में पहुंच जाएं। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दे कुड बी born into a privileged position in the future society, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ उनको ये भी उम्मीद होगी कि अगर हो सकता है कि मैं प्रिविलेज सोसाइटी में पैदा हो जाऊं, ठीक है, अगर मैं प्रिविलेज सोसाइटी का हो जाऊं तो वो कभी भी ऐसा रूल नहीं बनाना चाहेंगे जो कि प्रिविलेज सोसाइटी के लिए वर्स्ट हो या उनकी कंडीशन को बेकार करता हो। देयरफॉर it would be in the interest of all that society as a whole should benefit from the rules and policies that are decided and not just an particular section। तो इसलिए ये सबके हित में होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बने जो कि सारी सोसाइटी को हेल्प करने वाले हों, सारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने वाले हों, उसको इंटरेस्ट देने वाले हों, ना कि किसी एक सेक्शन को। सच फेयरनेस वुड बी द आउटकम ऑफ रैशनल एक्शन। और इस तरह का जो फेयरनेस है वो एक रैशनल एक्शन का आउटकम होगा, एक रैशनल पर्सन का स्टेप होगा। रॉल्स देयरफॉर आर्ग्यूज दैट रैशनल थिंकिंग, not morality, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefit and burdens of a society। तो रॉल्स कहते हैं कि जो रैशनल थिंकिंग है वो मॉरलिटी की बात नहीं करता, वो ये देखता है कि किस तरह से फेयर और मतलब वो फेयर और जज वो फेयर होता है और इम्पार्शली जज करता है रिगार्डिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट एंड बर्डन्स ऑफ अ सोसाइटी, कि सोसाइटी में बर्डन्स और बेनिफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इन हिज एग्जाम्पल देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी, ठीक है। रॉल्स जो है वो मोरालिटी की बात नहीं करते, दैट आर गिवन टू अस इन एडवांस एंड वी रिमेन फ्री टू डिटरमाइन what is best for ourselves। It is this belief which make Rawls' theory an important and compelling way to approach the question of fairness and justice। Rawls कहते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है ये निर्धारित करने के लिए हम फ्री हैं, और यही जो विश्वास है रॉल्स के सिद्धांत को बिल्कुल फेयर और जस्ट प्रूव करता है, और सोशल जस्टिस के लिए सोसाइटी में जस्टिस सोशल जस्टिस क्रिएट करने का एक अलग वे बताता है।